बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर को वन शॉट में आराम से क्यूट तरीके से। तो देखो, वन शॉट तो हम करेंगे क्योंकि हमें ये याद भी करना है और इसको हमें रिवाइज भी करना है। सो दैट्स वाई इट विल बी वन शॉट। 12 पेजेस से ज़्यादा नहीं है। ये सबसे डिटेल्ड नोट एंड क्यूट नोट्स हैं। बाकी अगर देखो, जो कमी हो सकती है इन नोट्स में वो ये है कि आपको एनसीईआरटी का जो इंट्रोडक्शन पैरा दिया होते हैं, डिफरेंट पैराग्राफ्स वगैरह, वो आपको खुद करना है। ठीक है ना, ये आपको सब कुछ क्या करना है, खुद करना है। बाकी ये जो पूरे नोट्स हैं ये आपके लिए नीट लेवल के लिए भी, और आप अगर कोई भी ऐसा मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हो इस चैप्टर का, तो उसके लिए भी ये पूरा का पूरा चैप्टर का जो ये पीडीएफ है आपके बिल्कुल काम में आएगा। मैं ट्राई करूँगी कि इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस पीडीएफ को साथ में डाल दूँ। बट अभी के लिए चलिए शुरुआत करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। देखो, सबसे पहले तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है। देखो, अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, तो रिप्रोडक्टिव हमारी जो हेल्थ है उसका हम उसको बोलते क्या हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है कंप्लीट वेलबींग इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जैसे कि बिहेवियरल, फिजिकल, सोशल, इमोशनल और अपना सेक्सुअल भी। तो इन सबको, जब ये सारी चीज़ें जब एक सोशल लाइफ में जब ये आसानी से, मतलब अगर हम रिप्रोडक्शन के टर्म्स में बात करें तो जो बिहेवियरल है, फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल, ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर इन ये कंप्लीटली वेल बीइंग है, ये सब कुछ अच्छा है, तो उस सोसाइटी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम इसी को कहते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट जो मैंने आपको अभी बोली, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी थी अपन को, ये इक्वेशन। ठीक है ना, ओके। अब हमारा कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि देखो पुराने ज़माने में क्या है ना, कि ज़्यादा लोग जो हैं वो बच्चे पैदा करने लगे थे। मतलब एक फैमिली के 5-6 बच्चे थे। मतलब आप समझ सकते हो कि हमारे यहाँ जो है वो एक, मतलब हमारे यहाँ एक साल में 20% जनता बढ़ती है, और ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि इससे हमारी फूड, शेल्टर, सारी चीज़ों की कमी है। तो हमारी जो गवर्नमेंट ने उसने फैमिली प्लानिंग जो है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है उसको इनिशिएट किया था 1951 में इनिशिएट किया था। अब मैं आपको अगर मेरा फोकस बताऊं, तो मेरा मेन फोकस है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पे, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का। बाकी जो स्टार्टिंग की जो उसके प्रोग्राम्स वगैरह दिए हैं वो मैं अच्छे से एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंट लाइन, अगर उससे कोई क्वेश्चन आया होगा नीट वगैरह में या बोर्ड्स में, तब मैं आपको वो समरी का भी वीडियो डाल दूंगी। लेकिन अभी जो हमारा मेन फोकस है इस वीडियो का वो ये है कि हमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को पढ़ना है। अब देखो, जब हम बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जिससे हम अनवांटेड प्रेगनेंसी हो, या फिर हमारे जो आजकल क्या हो रहा है ना, कि आजकल वो जीएफ बीएफ वाली कहानी चलने लगी है, तो उनके बीच में कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन हमें क्या होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के थ्रू, जिससे अगर हम ये सारी चीज़ें कर भी रहे हैं तो उससे हम प्रिवेंट तो कर लें अनवांटेड चीज़ें। जैसे कि जैसे कोई, मान लो कि अभी बहुत सारी कोचिंग्स में आप, मतलब कोचिंग में जो पढ़ने जाते हैं उनके बीच में ऐसे आशिकाना हो जाता है, फिर वो दोनों कुछ कुछ कर लेते हैं। तो चिल्ड्रंस के बीच में भी डिज़ायर्ड गैप रखने के लिए उन्हें ये पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, जिससे वो ये यूज़ कर तो ले कम से कम। ठीक है ना, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या मेथड्स होते हैं। देखो, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जो यूज़ करे जाते हैं किस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, और चिल्ड्रंस के बीच में डिजायर्ड गैप को मेंटेन करने के लिए। ठीक है ना, अब देखो, अब अगर हमसे ये कोई पूछे कि एक कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए, ठीक है ना, उसके फीचर्स क्या क्या होने चाहिए, तो देखो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि वो इजीली अवेलेबल हो। अभी एनसीईआरटी की कोई भी वो नहीं देती, लेकिन फ्यूचर में अगर आएगी कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड
के फीचर्स क्या क्या होने चाहिए, तो फ्यूचर में ये सारी चीज़ें ही हमको देखने को मिलेंगी और ये हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा तो इसमें दिमाग लगा सकते हैं, तो हम यहाँ पर इसको पढ़ेंगे। तो एक तो कॉन्ट्रासेप्टिव इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इकोनॉमिक चीप होना चाहिए, लीस्ट साइड इफेक्ट होने चाहिए, हाई एफिशिएंसी होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, प्राइवेसी जो है यूज़र की वो मेंटेन करके रखे अगर वो यूज़ कर भी रहा है किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को, ठीक है ना। ये किसी भी सेक्सुअल ड्राइव या फिर अगर कोई एक्ट कर रहा है सेक्सुअल, तो उसमें यूज़र को जो है बिल्कुल भी डिस्टर्ब या इंटरफेयर ना करे। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो इन सबको, तो देखो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स तो हमने समझ ली कि वो ये है कि भाई छोटे छोटे मतलब जो बच्चे हैं जैसे 15-16 साल के, 17-18 साल के, ठीक है, शादी तक नहीं हुई लेकिन उन्होंने कुछ मान लो कि वो कुछ सेक्सुअल एक्ट कर भी लेते हैं गलती से, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज कर रहे हैं एंड सो ऑन। अब देखो सबसे पहले, अब देखो ये जो भी इंसान पढ़ रहा होगा, ठीक है ना, उसके लिए अगर कोई भी इंसान कॉन्ट्रासेप्टिव खरीदा है, कोई भी चीज क्यों कोई खरीदता है। अब जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल टमाटर जो है वो बहुत ही सस्ते मिल रहे हैं, तो आप जो होंगे आप क्या करोगे, आपके पेरेंट्स हैं या आप हो, आप क्या करोगे, उस सस्ती चीज को ज्यादा लोगे। वैसे ही अगर हम एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की, तो वो क्या होना चाहिए, इजिली अवेलेबल होना चाहिए भाई, आसानी से मिल जाना चाहिए जिससे हम जल्दी उसको यूज कर सकें, ठीक है, साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए एंड सो ऑन, ठीक है। अब मेन और अच्छे से अगर हम फोकस पे डालें, तो हमारा मेन फोकस क्या है, हमारा मेन फोकस है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पे, कितने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन की बात करूं, तो हमारे पास मेनली 5 तरीके के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं। एक होता है अपने पास नेचुरल मेथड, एक होता है अपने पास बैरियर मेथड, एक होता है अपने पास आईयूडीएस, एक होता है हार्मोनल मेथड और एक होता है बच्चा सर्जिकल मेथड। तो ये 5 मेथड्स होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, ठीक है ना। देखो उसमें भी अगर हम हार्मोनल मेथड की बात करें, तो उसमें और 3 वेराइटीज आ जाती हैं, ओरल पिल्स आ जाती हैं, इम्प्लांट्स आ जाती हैं और हार्मोनल इंजेक्शंस आ जाते हैं। ये सब क्या है, कि कॉन्ट्रासेप्शन के टाइम से कि आप इन सारी चीज़ों को इसको 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 इस सबको आप यूज़ कर सकते हो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, ठीक है ना, अनवांटेड प्रेगनेंसी या गैप को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि अगर कोई टीनेजर अगर सेक्सुअल एक्ट कर भी रहा है, तो उन दोनों को गैप मेंटेन करने के लिए ज़रूर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम जो है इस चैप्टर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेचुरल मेथड्स की बच्चों। अगर मैं बात कर रही हूँ अगर मैं बात कर रही हूँ नेचुरल मेथड्स की, तो नेचुरल मेथड्स हमारे पास क्या हो जाते हैं, नेचुरल मेथड जो हम नेचुरली यूज़ कर रहे हैं, विदाउट हम मतलब कोई टैबलेट नहीं ले रहे हैं, कोई कॉन्डम वगैरह कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नेचुरली हम चीज़ों को कर रहे हैं, उसकी जब हम बात करते हैं तो वो नेचुरल मेथड्स में आते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में 3 तरीके के लिखे हैं जिससे आप प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी या डिस्टेंस जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है पीरियड ऑफ एब्स्टिनेंस। ये क्या होता है, एब्स्टिनेंस का मतलब होता है सहनशील, यानी कि ऐसा पीरियड जहाँ पे आपको सहनशील होना पड़ेगा, तब आपका जो है प्रेगनेंसी नहीं होगा अगर आप सेक्सुअल एक्ट कर भी रहे हैं। जैसे कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो फर्टाइल पीरियड होता है, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, तब आप जब क्वाइटस नहीं करते, यानी कि आप क्वाइटस फर्टाइल पीरियड के दौरान अगर नहीं करते हो, तो आपकी प्रेगनेंसी हो ही नहीं। क्योंकि हमें पता है कि मान लो अगर 1 तारीख को किसी का मेंसेस आया, ठीक है ना, और वो 5 तारीख तक चला, ठीक है ना, 5 या मान लो 6 तक तो चला तारीख तक। अब क्या होगा, हमें पता है कि 14th डे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है 14th डे, ठीक है ना, 14th डे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। अब 14th डे अगर अपने पास 14th डे ओव्यूलेशन होगा, तो रिस्की टाइम अगर आपने टीचर से पढ़ा होगा तो वो बताते हैं कि 14 के 3 दिन पहले और 14 के 3 दिन बाद रिस्की टाइम होता है। क्योंकि यहाँ पे 14 डे पे क्या हो रहा है अपने पास, 14th डे पे जो है, देखो आगे पीछे इसलिए कर रही हूँ, देखो 3 दिन बाद होता है ओव्यूलेशन। देखो मैं फिर से समझाती हूँ आराम से, पीरियड ऑफ एब्स्टिनेंस को मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। देखो
डरो मत, हम आराम से इसको समझते हैं। मैं आपको पीरियड ऑफ एब्स्टिनेंस जो है वो अलग पेज पे समझाती हूँ, जिससे आपको और इजीली जो है ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है ना। बिल्कुल टेंशन मत लेना, बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है। अगर आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़े भी उसके थोड़े बहुत ऐसे स्टार्टिंग के एक्चुअल मेन पॉइंट अच्छे से पढ़ लिए होंगे, तब भी आपको ये समझ में आ गया होगा। सो सी व्हाट आई एम सेइंग इज कि मैं आपसे क्या कह रही हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ पीरियड, एक मिनट, पीरियड ऑफ एब्स्टिनेंस ये क्या है? ये एक ऐसा मेथड है, नेचुरल मेथड, जिससे आप प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। कैसा मेथड है भाई, क्या करना होता है इसमें? तो ये एक ऐसा मेथड होता है पीरियड ऑफ एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस का मतलब होता है सहनशील। नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो पीरियड ऑफ एब्स्टिनेंस का मतलब होता है, जैसे मान लो, देखो अब किसी किसी को ये तकलीफ होती है कि अगर हमारे जैसे पीरियड जो है 1 जून को, मतलब मान लो कि 1 जून को नहीं आए, ठीक है ना, डिले करके आ गए, 5 जून को आ गए मान लो, जो भी आपकी डेट है उसके 14th डेट है, आपकी डेट से 14 दिन तक गिन लेना। 14 दिन के 3 दिन बाद के जो दिन होते हैं, यानी कि 15, 16 और 17, ये रिस्की डेज होते हैं। कैसे डेज होते हैं ये? रिस्की डेज होते हैं। अब 3 दिन पहले 14th डे के क्यों कह रही हूँ? क्योंकि क्या पता कि भाई उसको 29 या फिर 25 को ही हो जाए, पिछले महीने के। तो देखो आगे पीछे तो होती रहती है साइकिल को, तो उस हिसाब से जिस डेट को आपको होए उसके 14 दिन गिनना। 14वें दिन क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा। जब ओव्यूलेशन होगा 14वें दिन, तो उसके 3 दिन बाद के जो दिन होते हैं वो रिस्की होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई महिला जो है वो कोइटस कर लेती है तो उसका प्रेग्नेंट होना 100% श्योर है, अगर उसमें सारी चीजें अगर परफेक्ट हैं तो, ठीक है ना। तो इस टाइम पे आप अगर कोइटस को क्या कर देते हो, एब्सटेन कर देते हो, यानी कि यहाँ पर आप कोइटस नहीं करते हो फर्टाइल पीरियड के दौरान, तब आप जो है अनवांटेड प्रेगनेंसी जो है उसको अवॉइड कर सकते हो, ठीक है ना। तो द कपल शुड अवॉइड कोइटस ड्यूरिंग द फर्टाइल पीरियड, यानी कि हम मैक्सिमम जो है वो 10 से 17 दिन के बीच का पीरियड लेते हैं। तो 10वें और 17वें दिन तक अगर कोई लेडी है, वो अगर किसी मेल के साथ अगर कोइटस नहीं कर रही है इस समय पर, या मेल अगर इस टाइम पे कोइटस नहीं कर रहे हैं फीमेल के साथ, तब जो है प्रेगनेंसी को हम क्या कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते हैं। आसानी से हम प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते हैं। अब दूसरा मेथड जो आता है वो अपना थोड़ा सा मुझको घटिया मेथड लगता है, और मैं आपको बताऊंगी भी कि नेचुरल मेथड जो होते हैं उनका कोई साइड इफेक्ट तो होता नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम कोई पिल्स वगैरह या कोई ऐसी चीजें यूज नहीं कर रहे हैं जिससे हमें कोई साइड इफेक्ट दिखे। लेकिन यहाँ पर हाइयर फेलियर रेट होता है। अभी आगे आके मैं आपको समझाती हूँ क्यों, ठीक है ना। अभी आप सिर्फ टर्म्स को समझते जाएं आसानी से, फिर मैं आपको एक समरी दे के भी समझाऊंगी कि ये नेचुरल मेथड्स क्यों हम कह रहे हैं, ठीक है। तो कोइटस इंटरप्ट एंड विदड्रॉल मेथड। देखो इसमें क्या होता है, क्वाइटस यानी कि जो सेक्सुअल एक्ट हो रहा है मेल एंड फीमेल के बीच में, उसका रुक जाना, एंड विद्रॉल यानी कि वापस होना। अब वापस होने से क्या मतलब है? विद्रॉल जो शब्द है वो यूज करा गया है पीनस के लिए। किसके लिए यूज करा गया है ये वर्ड? पीनस के लिए। यानी कि इस मेथड में हमें क्या करना है? इस मेथड में अगर कोई मेल एंड जो फीमेल है, ठीक है, अगर वो कोइटस यानी कि सेक्सुअल एक्ट जो है वो सेक्स अगर कर भी रहे हैं, तो हमें पता है कि जो मेल होता है वो इजैक्यूलेशन करता है जब उसको क्या होती है, एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। व्हेन जब वो पीनस को फीमेल की वजाइना में डालता है, तो कुछ समय बाद उसको बहुत अच्छी ऑर्गाज्म जिसको कहते हैं, ऑर्गाज्म क्या होती है? फीलिंग होती है, जो मेल एंड फीमेल दोनों को होती है। लेकिन जब मेल में ये फीलिंग होती है, अच्छी वाली फीलिंग आना, ठीक है ना, रोमांटिक सच, तो अगर वैसी फीलिंग अगर मेल में आती है, ठीक है ना, तब वो क्या करता है? वो जैकुलेट करता है सीमन को। तो जब जो है
मेल में इजैकुलेशन से पहले जब उसकी पीनस क्या हो जाती है, इरेक्ट हो जाती है, जैसे ही वो थोड़ी देर बाद कोइटस के जब उसको खुशी होने लगती है, मतलब अच्छा लगने लगता है, तो जब वो इजैकुलेट करने वाला होता है उससे पहले, ठीक है ना, उससे पहले अगर वो अपनी पीनस को वजाइना से बाहर रिमूव कर लेता है इजैकुलेशन से पहले, यानी कि फीमेल की वजाइना में सीमन डालने से पहले अगर वो अपनी पीनस को फीमेल वजाइना से बाहर निकाल लेता है, तो यहाँ भी हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर प्रेगनेंसी नहीं होती। हालांकि भाई क्या पता है, भाई उसको याद थोड़ी रहेगा कि हाँ हमें प्रेग्नेंट नहीं होना, मुझे पीनस निकालनी, भाई वो तो हो जाएगा उसका। तो दैट्स वाई ऑल्सो नेचुरल मेथड्स आर नॉट नॉट एट ऑल तो नहीं कहूँगी, वैसे कुछ कुछ का होता भी है भाई, लेकिन लीस्ट इनका होता है, कोई इनका साइड इफेक्ट तो होता नहीं है, लेकिन फेलियर रेट्स इनके बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब तीसरा मेथड अगर आप देखें, ठीक है, अब देखना, देखो अगर मैं तीसरा मेथड आपको बताऊं तो तीसरा मेथड क्या है, लैक्टेशनल एमेनोरिया। क्या है? लैक्टेशनल एम है नोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या है? लैक्टेशनल से आपको समझ में आ रहा है कि ये कुछ मिल्क से रिलेटेड बात कह रही है। तो प्रेगनेंसी के बाद जब मदर जो होती है वो इंटेंस लैक्टेशन टाइम जब उसका चलता है, ठीक है ना, तो हमें पता है कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, यानी कि बच्चा हो जाता है जब, ठीक है ना, जब बच्चा हो जाता है तो मिल्क जो है, जब लैक्टेशनल पीरियड चलता है मदर का, ठीक है ना, नहीं मदर जो है वो फीड कराती है अपने बच्चे को, तो तब 6 महीने तक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो नहीं चलती। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी तो ओव्यूलेशन भी नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। तो अगर आप कोइटस को 6 महीने तक रोक कर रखते हैं, यानी कि 6 महीने तक अगर आप जो है कोइटस, मतलब देखो इसमें क्या है ना कि 6 महीने तक जो है वो आपको क्या करना है, कोइटस अगर आप करना भी चाहो तो आप कर सकते हो वैसे तो, लेकिन ये ऐसा पीरियड होता है जिसमें आप प्रेग्नेंट कभी नहीं होते, तो यहाँ पर अगर आप कोइटस करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। 6 महीने आपको जब भी कोइटस करना हो आप कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि भाई बंदी को तो मेंस्ट्रुअल ही नहीं हो रहा। अगर उसको मेंस्ट्रुअल नहीं हो रहा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो तुम कितना भी कोइटस कर लो उससे प्रेगनेंसी तो होने से रही। तो मैं एक बार समरी दे देती हूँ मेरे 3 मेथड्स की, हमारे प्यारू से नोट से, क्योंकि वो वर्ल्ड बेस्ट नोट्स है फॉर मी, एंड मैं आपको भी उन्हीं से पढ़ाना चाहती हूँ, ठीक है, बिलीव करिए बस एक बार। सो पीरियड ऑफ एब्सटिनेंस का मतलब मैंने आपको बता दिया कि ऐसा पीरियड, एब्सटेन फ्रॉम क्वाइटस ड्यूरिंग फर्टाइल पीरियड को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक एब्सटिनेंस, यानी कि जो कपल है उसको क्वाइटस अवॉइड करना चाहिए फर्टाइल पीरियड के दौरान। अगर हम एनसीईआरटी के मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखें तो 10 से 17 दिन के बीच में क्वाइटस नहीं करना चाहिए, तो यहाँ से भी क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। फिर दूसरा आ जाता है क्वाइटस इंटरप्ट और विड्रॉल मेथड। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जब मेल जो होता है वो सेक्स कर रहा होता है फीमेल के साथ, और अपनी जो पीनस होती है वो जब वो फीमेल की वजाइना में इंसर्ट करता है उस टाइम पर उसको थोड़ी देर बाद क्या होती है, ऑर्गाज्म, यानी कि अच्छी फीलिंग होती है जिससे वो इजैकुलेट करता है। लेकिन इजैकुलेशन से पहले अगर कोई मेल जो है वो पीनस को वजाइना से रिमूव कर लेता है, अलग हटा लेता है, इंसेमिनेशन होने को अवॉइड करता है, तो यहाँ पर भी क्या होगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी। लैक्टेशनल अमेनोरिया क्या होता है, यहाँ पर ड्यूरिंग द इंटेंस लैक्टेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, एब्सेंट होती है, तो कोई ओव्यूलेशन होगा नहीं, तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। और ये सिर्फ 6 महीने तक, 6 महीने तक आपको जितना कोइटस करना है आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो जो नेचुरल मेथड्स होते हैं उनका यूज क्या होता है बेसिकली, तो अगर आप देखो तो नेचुरल मेथड्स जो होते हैं उनका सिर्फ इतना काम होता है कि जो ओवा और स्पर्म की जो मीटिंग है, ठीक है ना, ओवा का मिलना और स्पर्म का मतलब मीटिंग, सिर्फ मतलब ऐसे पास में भी नहीं आ रहे, बस मीटिंग को रोक दे रहा है,
उसको अपन क्या कह रहे हैं, नेचुरल मेथड। और नेचुरल मेथड जो होते हैं उनकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होती, लेकिन फेलियर रेट इनका बहुत ज्यादा होता है। अब बच्चा थोड़े, अब इतने छोटे बच्चे तो हो नहीं, आपको नहीं आ रहा होगा कि अरे मैम, अरे मतलब कि आपको नहीं पता हो कि इसके साइड इफेक्ट, इसके लीस्ट हायर फेलियर रेट क्यों है, दिमाग तो आप में बहुत होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरे मेथड की, जो कि है बच्चा अपने सॉरी 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 फ्रेंड्स, जो कि है बैरियर मेथड। तो अगर हम बैरियर मेथड्स की बात करें तो ये हमारे जो है नीचे दिए गए जो हैं, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे हैं बैरियर मेथड्स। क्या है ये, बैरियर मेथड्स हैं अपने पास। ठीक है, एक मिनट। ये क्या है अपने पास, बैरियर मेथड्स है। बैरियर मेथड्स में चार आपको चीजें पढ़नी है, मतलब कैसे आप बैरियर बना सकते हो। क्या करने में, एक मतलब कि आपने उसमें तो आप बस मीटिंग को रोक रहे थे, इसमें आप एक बैरियर ही बना दे रहे हो, यानी कि यहाँ का सामान यहाँ नहीं जा सकता और यहाँ का सामान यहाँ नहीं आ सकता, तो एक बैरियर बना रहा है। तो ये क्या करता है, ये वाला जो मेथड होता है, ये एक बैरियर बना देता है स्पर्म एंड ओवम की मीटिंग में। ठीक है ना, तो ये फॉलोइंग बैरियर मेथड्स हैं, जैसे कि कॉन्डम। ठीक है, ये है हमारे पास क्या, अरे यार पेन, ये है हमारे पास कॉन्डम्स, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, सर्वाइकल वोल्ट। पहले ही बता देती हूँ, कॉन्डम्स मेल एंड फीमेल बोथ के लिए होते हैं, एंड डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड सर्वाइकल वॉल्ट ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए होते हैं। इनका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो हमारे पास, ये हमारे कॉन्डम्स का स्ट्रक्चर है, जो कि ऐसे दिखते हैं। ये पीनेस पे क्या करा जाता है, इसको ऐसे रोल करा जाता है। ये अपने पास आप देख सकते हो डायफ्राम शेप का है। ये सर्वाइकल वोल्ट आप देख रहे हो, ये सर्वाइकल कैप आप देख रहे हो। इन सब की बातें करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्डम्स की। तो अगर हम कॉन्डम्स की बात करें तो कॉन्डम जो होते हैं ना, वो क्या होती हैं, लेटेक्स की शीट होती हैं, जिनको इरेक्टेड पीनस के ऊपर क्या करा जाता है, रोल किया जाता है। यानी कि पीनस कब इरेक्ट होती है, पीनस जब इरेक्ट होती है जब मेल जो होता है वो सेक्सुअल एक्ट करता है, तो उसके दौरान जिनकी जो पीनस होती है वो एकदम इरेक्ट हो जाती है, यानी कि अब तैयार होती है कॉइटस करने के लिए। तो तब जब मेल जो होता है वो अगर इस कॉन्डम को अपने ऊपर क्या कर लेता है, पीनस के ऊपर रोल कर लेता है कॉइटस के पहले, ठीक है ना, कोइटस के पहले, तो क्या होगा कि अगर वो इजैकुलेशन करेगा अभी सेक्सुअल एक्ट के दौरान, अगर मतलब कोइटस करेगा कॉन्डम्स लगाने के बाद, तो जो पूरा जो इजैकुलेशन होगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, कॉन्डम में स्टोर हो जाएगा। मैं आपको अगर एनसीईआरटी का चित्र दिखाऊंगी, लेकिन अभी आप कहानी समझो, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा, अब डिटेल भी नहीं बता सकते। देखो, कॉन्डम्स क्या होते हैं, कॉन्डम्स जो होते हैं ये लेटेक्स की शीट होती हैं, जिनको जब जो फीमेल एंड मेल जो होते हैं वो कॉइटस करने वाले होते हैं, तो उस समय पर क्या होता है कि जो मेल होता है ना, वो मतलब एकदम तैयार होने वाली स्टेज जो होती है ना, वहां पर जो मेल मतलब पूरा वो ज्यादा ही हो जाते हैं उनका, ठीक है ना, मतलब सेक्सुअल एक्ट करने के लिए तैयार होते हैं, तो जो अपनी जो मेल की जो पीनस होती है, क्योंकि जब जो है सेक्सुअल एक्ट करने वाला होता है मेल, तो पीनस की तरफ ब्लड का फ्लो जो है, पीनस की तरफ ब्लड का फ्लो जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इरेक्टेड पीनस दिखती है। इरेक्टेड पीनस इसीलिए नहीं दिखती कि अरे वाह आज तो हमें सेक्स करना है इसलिए हमारी इरेक्टेड पीनस दिखेगी, नहीं। इरेक्टेड पीनस इसलिए दिखती है क्योंकि अब उसको एक ही चीज करनी होती है, जो कि होती है ये। तो क्या होता है ना कि यहाँ पे सेक्सुअल एक्ट के दौरान अगर उसको सेक्सुअल एक्ट करना होता है, तो पीनस पर क्या होती है ना, ज्यादा ब्लड फ्लो जो है वो पीनस की तरफ ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इरेक्टेड पीनस होती है। तो कॉइटस के पहले आप इरेक्टेड पीनस पर अगर कॉन्डम्स को रोल कर लेते हैं, शीत को रोल कर लेते हैं, तो जो पूरा इजैकुलेशन होता है वो उस कॉन्डम में ही क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। इससे क्या होता है कि एक तो जो है मेल एंड फीमेल के जो एक्सटर्नल जो अपने जो उनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो भी मिल नहीं पाते हैं एक दूसरे से, जिसकी वजह से एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस भी नहीं होती, ठीक है ना, ये सारी चीज़ों से भी ये बचाता है। और दूसरी बात, ये रीयूजेबल नहीं होते, यानी कि इनको आप वापस रीयूज नहीं कर सकते। अगर एक एक बार आपने इनको कोइटस के दौरान यूज कर लिया, देन वो आपको
फेंकने ही होते हैं, आप फिर से इनको यूज नहीं कर सकते। जो फेमस ब्रांड जो एनसीईआरटी लिखती है कॉन्डम्स की वो है निरोध, ठीक है। निरोध जो है हिंदी मीनिंग होता है कॉन्डम्स का, हिंदी में इन्हें ये कहते हैं। फीमेल कॉन्डम्स भी अवेलेबल होते हैं, अगर फीमेल भी कॉन्डम यूज कर रही है तो और अच्छी बात है। तो फीमेल कॉन्डम्स जो होते हैं वो भी अवेलेबल होते हैं, जिनको हम फेमिडॉम्स या फिर फेमशील्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इनमें दो ऐसे होते हैं, मतलब दो ऐसे यहाँ पे होते हैं, इनको वजाइना जो होती है यानी कि सर्विक्स जो होती है ना, वजाइना वो अंदर जो सर्विक्स आती है उसके ऊपर इसको भी क्या करना पड़ता है, रोल करना पड़ता है, इससे जो वजाइना है वो कवर हो जाए, ठीक है ना। वजाइना कवर करने के लिए सिंपल, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास आता है, क्या आता है दूसरा, डायफ्राम सर्वाइकल वोल्ट या फिर सर्वाइकल कैप। अगर हम इसकी बात करें डायफ्राम सर्वाइकल वोल्ट या सर्वाइकल कैप की, तो ये मेथड जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं फॉर फीमेल्स, ठीक है ना। तो ये जो तीनों चीजें होती हैं, डायफ्राम सर्वाइकल वोल्ट सर्वाइकल कैप, ये रबर से बने हुए होते हैं। इनको फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में रखा जाता है जिससे सर्विक्स को ये कवर कर सके, यानी कि मेनली सर्विक्स को कवर करते हैं, ये तीनों चीजें यूज करी जाती हैं सर्विक्स को कवर करने के लिए, ठीक है ना। कोइटस होने के बाद इन्हें 6 घंटे तक, कोइटस होने के बाद इन्हें 6 घंटे तक रखा जाना चाहिए फीमेल के अंदर। यानी कि अगर फीमेल जो है वो इन्हें यूज कर कर अगर वो कोइटस कर रही है तो कोइटस के 6 घंटे होने तक उसको क्या करना पड़ेगा, उस कोइटस उस ये तीनों चीजों को रखना पड़ेगा, जिस भी चीज को अब वो यूज कर रही है। अलग अलग चीजें, कोई भी चीज आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। दे प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म, यानी कि ये जो मेथड्स होते हैं ये स्पर्म की एंट्री नहीं करने देते सर्विक्स में, जिससे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, बस सिंपल। और तो और ये जो डायफ्राम सर्वाइकल वॉल्व सर्वाइकल कैप होते हैं इनको आप रीयूज भी कर सकते हो, ठीक है, फिर से आप यूज भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, अगर इनको और एफिशिएंट बनाना है आपको इस मेथड्स को, तो आप जो है कुछ स्पर्मिसाइडल केमिकल्स आते हैं और उनको इन मेथड्स के साथ जो है वो आप रख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, फोम, जेलीज, स्पॉन्ज। रखना है आपको, खाना नहीं है इनको कि आपने वोल्ट सर्वाइकल वोल्ट लगा ली और अब आप ऊपर से गोली खा रहे हो स्पर्मिसाइडल केमिकल्स की। इनको सिर्फ आपको वजाइना के अंदर रखना है, ठीक है ना। वजाइना के अंदर मतलब उन चीजों के साथ जो है रख लेना बस, सर्विक्स में इनको टैबलेट्स के साथ, फोम है तो फोम और सर्वाइकल वोल्ट साथ में रख लो, जो रखना है रख लो, ठीक है। इसको खाना नहीं है। तो अगर इन मेथड्स को और एफिशिएंट बनाना है तो आपको क्या करना है, स्पर्मिसाइडल केमिकल्स को यूज करना है टैबलेट्स के फॉर्म में, फोम के फॉर्म में, जेलीज के फॉर्म में, जिससे इसकी जो एफिशिएंसी होती है इस मेथड की और बढ़ जाती है। खाने के लिए नहीं है, इसको वजाइना सर्विक्स के अंदर रख लो, ठीक है ना। आप खुद से इनको इंसर्ट कर सकते हो, कोई डॉक्टर वगैरह की रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है, इनको भी आप खुद से ही यूज़ करके रख सकते हो। ये ज़रूर होती है कि ये आपको डॉक्टर ही जो है रखते हैं, ये मेनली मतलब डॉक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है आईयूडीएस में, ठीक है। देखो आईयूडीएस क्या होता है, ये थर्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो कि है अपना इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस जो होती हैं ये 3 तरीके की होती हैं, ठीक है। कितने तरीके की होती है इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस, 3 तरीके की होती है। एक होती है नॉन मेडिएटेड आईयूडीएस, ठीक है। एक होती है CU2 प्लस रिलीजिंग आईयूडीएस, एक होता है हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडीएस। देखो नीट के लिए पढ़ रहे हो तो ये जो है ये तो आपको याद होना ही चाहिए। सो नॉन मेडिएटेड आईयूडीएस में ये देखो नीट का चैनल भी है, बोर्ड का चैनल भी है, मतलब नीट और बोर्ड दोनों के लिए पाया जाएगा, ठीक है ना। सो नॉन मेडिएटेड आईयूडीएस में हमारा आ जाता है लिप्स लूप, CU प्लस प्लस रिलीजिंग आईयूडीएस में जाता है कॉपर 7, कॉपर टी, मल्टीलोड 375। हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडीएस में जाता है WG20 या फिर प्रोस्टासर्ट। अब मैं बताती हूँ ये सारी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हो आईडीएस में। इंट्रा यूट्राइन, इंट्रा यूट्राइन से समझ में आ रहा है कि इसको हमने कहाँ रखना है, यूट्रस यूट्रस के अंदर रखना है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं नॉन मेडिएटेड आईयूडीएस को। तो नॉन मेडिएटेड आईयूडीएस का एग्जांपल है लिप्स लूप्स, ये भी जो है ये यूज करी जाती है एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है ना। इसमें क्या करा जाता है, इसमें लिप्स लूप को क्या करा जाता
है, यूट्रस के अंदर रखा जाता है वजाइना के थ्रू, ठीक है ना, मेडिकल एक्सपर्ट, नर्सेज और डॉक्टर्स की हेल्प से। ये खुद नहीं आप इंसर्ट कर सकते, प्लीज महान मत बनना, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनको जब हम रखते हैं हमारे यूट्रस के अंदर, तो ये कुछ एंडोमेट्रियम में क्या कर देते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, जिसकी वजह से जो फेगोसाइटोसिस फेगोसाइटोटिक नेचर जो होता है यूट्रस का, वो बढ़ जाता है। पता है क्यों बढ़ता है फेगोसाइटोसिस नेचर? क्योंकि जब इनको रखा जाता है तो यूट्रस जो होती है ना, वो बिल्कुल ऐसे अनस्टेबल सी हो जाती है, ठीक है ना, उसमें भी इचिंग होती है, तो बहुत सारी जो है चेंजेस वगैरह हो जाते हैं। वो चेंजेस नीचे में होते हैं, लेकिन अभी आप समझो ना कि लिप्स लूप का काम क्या है, बस वो याद रखना। तो लिप्स लूप क्या करता है, यूट्रस में रखा जाता है वजाइना के थ्रू, मेडिकल एक्सपर्ट, नर्सेज और डॉक्टर्स रखते हैं इसे, मतलब उनसे ही रखवाना पड़ता है। ये क्या करता है, ये एंडोमेट्रियम में कुछ चेंजेस कर देता है, जिसकी वजह से ये जो फेगोसाइटोसिस नेचर होता है यूट्रस का, उसको बढ़ा देता है। यानी कि अगर अब कोई स्पर्म जो है वो यूट्रस के अंदर आया भी, तो उसको वो मार डालेगा, बोलेगा हट जा तू, तू अनवांटेड चीज है, तू निकल, ठीक है। तो लिप्स लूप का ये काम है। Cu++ रिलीजिंग आईओडीएस में हम क्या करते हैं, Cu++ रिलीजिंग आईओडीएस में हम जो है क्या करते हैं, ये स्टेनलेस स्टील से बनी हुई होती है, इनके ऊपर कॉपर रखी हुई होती है। अगर आपने कॉपर टी देखी होगी तो वो कुछ ऐसी देखने को आपको दिखती है। तो इसकी ये बनी होती है, स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती है, इसके ऊपर कॉपर की जो होती है ना कवरिंग होती है, प्लेटेड होती है कॉपर से, ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं, यूट्रस के अंदर रखते हैं। अब क्योंकि आपको अगर थोड़ा सा भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा बचपन में, तो आपको पता होगा कि कॉपर आयन जो है वो दुश्मन होते हैं स्पर्म के। यानी कि अब कॉपर आयन वाली चीज आपने क्या कर दी, यूट्रस के अंदर डाल दी, तो अगर स्पर्म आया भी तो कॉपर आयन क्या करेगा, या तो उसे मार डालेगा, नहीं तो उसकी जो स्पर्म की जो मोटिलिटी है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। स्पर्म की मोटिलिटी को क्या करेगा, कम कर देगा। अब स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाएगी तो वो ओवा तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी कम, प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये अपने पास कॉपर रिलीजिंग आईओडीएस का काम हो जाता है, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है अपने पास हार्मोनल रिलीजिंग आईओडीएस। ये क्या होते हैं, ये जो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स होते हैं, ठीक है ना, इनमें क्या करा जाता है, हम प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन में कुछ चेंजेस करके हम क्या करते हैं, यूट्रस को अनस्टेबल बना देते हैं। यानी कि हार्मोनल रिलीजिंग आईओडीएस जो है, जिसमें हम ये सारी जो चीजें हैं ये यूज करते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, पहले से ही कुछ ना कुछ जो है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का घोल करके क्या कर देते हैं, मतलब घोल झोल करके, झोल यानी कि प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा कम कर दी, एस्ट्रोजन की बढ़ा दी, यानी कि बिल्कुल अनइवन डिस्टर्ब कर देते हैं बिल्कुल प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन की मात्रा को। और फिर हम फीमेल में जब यूट्रस के अंदर जब इसको डालते हैं, तो अब वहां पर क्या होते हैं, यूट्रस को ये अनसुटेबल बना देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए। कैसे इम्प्लांटेशन के अनसुटेबल बना देते हैं, जनरली ये क्या करते हैं, जो प्रोजेस्टेरॉन की लेवल होती है उसको कम कर देते हैं, ठीक है, एस्ट्रोजन की लेवल को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आपको पता है कि ये एस्ट्रोजन जो होता है यूट्रस को क्या, ये एंडोमेट्रियम को क्या करता है, अनस्टेबल करता है। अब अगर ये एंडोमेट्रियम को अनस्टेबल करेगा तो हमारी जो थिकनिंग होगी वो बिल्कुल ऐसी थिन से थिकनिंग होगी, और अगर थिन होगी तो यहाँ बच्चा आके तो यहाँ पे जन्म ही वो मतलब ना डेवलपमेंट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि एस्ट्रोजन भले ही अनस्टेबलाइज करता है, प्रोजेस्टेरॉन उसको मेंटेन कर लेता था, लेकिन यहाँ तो क्या किया है हमने, प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा ही डिस्टर्ब कर दी, एस्ट्रोजन की बढ़ा दी फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूट्रस जो होगा वो अनसिक्वेबल हो जाएगा इम्प्लांटेशन के लिए, हेंस वो प्रेगनेंसी सपोर्ट नहीं कर पाएगा, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। दूसरा, ये जो हार्मोनल रिलीजिंग आईओडीएस होते हैं ये मोस्ट वाइडली यूज्ड होते हैं वुमेन में, ठीक है ना। ओके, अब आईओडीएस को हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह भी यूज करते हैं। इनको क्या करा जाता है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह क्यों यूज करा जाता है, क्योंकि अगर मान लो कि किसी लेडी का रेप हो गया, या फिर कोई ऐसा इंटरकोर्स है जो अनप्रोटेक्टेड है, अनप्रोटेक्टेड यानी कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं कर रहा है, और अब वो बोल रहा है कि हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो उस अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्ट
या रेप के 72 घंटे में अगर आप इनमें से कोई भी IUDs को यूज कर लेते हैं तो प्रेगनेंसी जो है आप क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। तो दिस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पे। तो अगर मैं हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करूं तो उसमें हमारे पास आ जाती हैं पिल्स, हार्मोनल इंजेक्शंस एंड इम्प्लांट्स आ जाते हैं। सबसे पहले हम पिल्स की बात करते हैं, फिर हम हार्मोनल इंजेक्शंस की बात करेंगे, देन आई विल मूव टू इम्प्लांट्स। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बच्चों ओरल पिल्स की, तो दो तरीके की पिल्स होती हैं, एक होती है कंबाइंड पिल्स, एक होती है मिनी पिल्स। कंबाइंड पिल्स जैसे कि माला डी हो गई, माला एन हो गई, इनमें कंबाइंड पिल क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों को मिला के इन दवाइयों को बनाया गया है, जिससे अगेन अनस्टेबल ही कर देगा एक तरीके से। तो ये क्या करेगा, ओव्यूलेशन नहीं होने देगा, हेंस जो एंट्री है स्पर्म की उसे भी क्या कर देगा, होने नहीं देगा। और दूसरी बात, सर्वाइकल म्यूकस की जो क्वालिटी होगी म्यूकस की, सर्वाइकल म्यूकस जो होता है जिसके थ्रू जो है स्पर्म जो है वो यूट्रस से फ्लो करके फेलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं ओवम के पास, उसकी क्वालिटी को क्या कर देता है, पूरा रद्दी बना देता है, बिगाड़ देता है। तो ये क्या करता है, जनरली विस्कस कर देता है सर्वाइकल म्यूकस को, जिससे बेचारे जो स्पर्म है वो तैर ही नहीं पाते और आगे जा नहीं पाते, तो उनकी बहुत ही कम एनर्जी हो जाती है एंड हेंस फर्टिलाइजेशन क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो कंबाइंड पिल्स में जब हम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को साथ में ले रहे हैं और मिनी पिल्स में जब हम प्रोजेस्टेरॉन अकेला ले रहे हैं, ये जो मिनी पिल्स होती हैं इनको 5th डे यानी कि 5वां दिन जो है वो आपके मेंसेस का 25 दिन, उसके 5 से 25 दिन तक आपको एक एक पिल रोज लेनी होती है, 21 दिन तक। बस 7 दिन छोड़ के, जब आपको मेंसेस हो उसके 7 दिन छोड़ के बाकी आप 5वें दिन से 25 दिन तक लेना चालू कर सकते हैं अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो। ठीक है, ये भी वही है जो मैं आपको बताई। आती है सहेली, जो कि है एक्चुअल में सहेली है ये विमेंस की। ठीक है, सहेली को जो है इनको वीकली पिल्स कहा जाता है, यानी कि वीक में सिर्फ एक बार खाई जाती है ये। ठीक है, ये किसने हम बनाई है, ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ ने इसको बनाया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ना नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन से बना हुआ होता है, जिसको अपन कहते हैं सेंट्रोमैन। नीट के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो तो ये याद रखो, बोर्ड्स में नहीं पूछेगा। तो नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन से बनाया जाता है सेंट्रोजोम। ठीक है ना, है ना। इसका जो एक्शन होता है लोकलाइज्ड होता है, यानी कि देखो अगर एस्ट्रोजन जो है वो अगर एंडोमेट्रियम पर एक्ट कर रहा है तो कोई भी चीज किसी चीज पर एक्ट क्यों करेगी, क्योंकि अगर एंडोमेट्रियम पे ये एस्ट्रोजन एक्ट कर रहा है यानी कि यहाँ पे उसके कोई ना कोई तो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे ही। तो सहेली क्या करती है, सहेली में जो नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन से बनती है सेंट्रोमैन, इस सेंट कंबल रखें। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिससे जो एंडोमेट्रियम की सेल्स होती है, मतलब उसकी वजह से क्या होता है, एस्ट्रोजन जो होता है वो एंडोमेट्रियम को क्या नहीं कर पाते, कुछ मतलब उसमें कुछ कर नहीं पाते, जिसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम की जो थिकनिंग होती है उसको नहीं होने देता है एंड इवेंचुअली उठा तो जब तक आ रही तेरे को ही बोला था ऐसे भी, इवेंचुअली मेक्स यूट्रस थिकनिंग। ठीक है, मतलब कि जो यूट्रस की थिकनिंग होती है उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, दूसरा अपने पास आ जाते हैं हार्मोनल इंजेक्शंस। ठीक है,
एमटीपी मैं नेक्स्ट वीडियो में चालू करूंगी। अभी दूसरा अपने पास हो जाता है हार्मोनल इंजेक्शन। उसका एक एग्जांपल है डीपो प्रोवेरा। ये क्या है, ये इंजेक्शन होते हैं प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टेरॉन विथ एस्ट्रोजन का, ठीक है ना। जब हम ये इंजेक्शन क्या करे जाते हैं, ये इंट्रामस्कुलर यानी कि मसल्स में लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो आपका कंधा होता है ना, उसके नीचे वाला जो मोटा मोटा जो पार्ट होता है, वहां पे इन इंजेक्शन को लगाया जाता है। ये 3 महीने तक वर्क करता है पिल्स की तरह। ये भी ओव्यूलेशन को क्या करवाता है, रोकता है, ठीक है। दूसरा अपना आ जाता है हार्मोनल इम्प्लांट्स, जैसे कि नॉर प्लांट हो गया, सर्च कर लेना। ये क्या होती हैं, ये 6 मैस्टिक शेप की कैप्सूल्स होती हैं, जो कि एक दूसरे से 6 और 6 ऐसी जुड़ी होती हैं, ठीक है ना। इनको क्या करा जाता है, अगर ये अपने पास आल्म है अपना, ठीक है ना, मतलब ये अपने पास क्या है, हाथ है, तो यहाँ पर 6 स्टिक्स नीचे जो होता है ना, यहाँ पर अगर आप हाथ उठाओगे, ठीक है ना, और शीशे में अपने जो है हैंड से उंगली से नीचे 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 आना, ठीक है, आपके कंधे से नीचे आना, उसके अंदर नीचे वाले पार्ट पे, यानी कि अगर ये आपका हाथ है तो यहाँ नीचे कोनी के ऊपर वाले पार्ट पे, मैं समझा देती हूँ आपको, अपर आर्म समझते होंगे, वहां पर लगाया जाता है इन 6 मैच स्टिक्स को। ये सिलिकॉन की बनी हुई होती है, प्रोजेस्टेरॉन होता है सिर्फ इनमें, ठीक है ना। ये भी ओव्यूलेशन ही प्रिवेंट करता है। दूसरा आ जाता है अपने पास सर्जिकल मेथड। ये प्योर मेथड होता है, इसमें तो बस ये है कि आपको नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए बच्चा। बहुत मुश्किल से उसको वापस लाया जाता है, पता भी नहीं लाया भी जाता है कि नहीं, मतलब फिर से बच्चे हो सकते हैं कि नहीं। मतलब ये है कि अगर आपने ये मेथड एक बार करा लिए, उसके बाद आप वापस दोबारा इन मेथड्स को सही नहीं करा सकते, ठीक है ना। तो मेल में वासेक्टॉमी होती है, फीमेल में ट्यूबेक्टॉमी होती है। अब ये जो कॉन्ट्रासेप्शन जो मैंने अभी आपको पूरे जो बताए, इनके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं कि आपको नॉशिया होता है, चक्कर आना, एब्डोमिनल पेन होते हैं, पीरियड्स इरेगुलर्स आते हैं, ठीक है ना, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग यानी कि रुक रुक के आपको मेंसेस हो रहा है, ब्रेस्ट कैंसर तक इससे हो सकता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है एमटीपी पढ़ेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।